नमस्कार। मैं डॉक्टर अल्पना पारेख, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। आज हम स्विट्ज़रलैंड के संविधान के बारे में पढ़ेंगे। स्विट्ज़रलैंड की शासन व्यवस्था और स्विट्ज़रलैंड की जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की अनूठी प्रणाली है उसके बारे में पढ़ेंगे। स्विट्ज़रलैंड न केवल एक छोटा सा देश है, अपितु यूरोप का एक सौंदर्य स्थान, रेड क्रॉस का केंद्र और घड़ियों का निर्माण स्थल है। उसकी शासन विधान जो है वो लोकतंत्र में एक विशिष्ट स्थान रखता है। ये एक बहुत ही पुराना लोकतंत्र है। यूँ कहें तो 1291 से शुरू हुआ है इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था। वहाँ लोकप्रिय सरकार उस समय से चली आ रही है जब दूसरे देशों में लोकतंत्र का जन्म भी नहीं हुआ था। स्विस संविधान में जनतंत्रीय नीतियों को प्रेरणा दी गई। स्विट्ज़रलैंड का जो वर्तमान संविधान है वो एक लंबे विकास का परिणाम है। 18 अप्रैल 1999 को इस नए संविधान को जनमत संग्रह के द्वारा स्वीकृत किया गया और 1 जनवरी 2000 को नया संविधान लागू कर दिया गया। नए संविधान के लागू होने से पूर्व स्विस शासन व्यवस्था का संचालन 1848 में निर्मित और 1874 में पूर्ण संवैधानिक संशोधन के आधार पर संशोधित संविधान के अनुसार किया जा रहा था। पिछले 125 से 150 वर्षों में स्विस सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आ गया। अतः पिछले 50-60 वर्षों में प्रचलित संविधान के अनेक प्रावधानों पर पुनर्विचार की आवश्यकता महसूस की गई। ऐसी पृष्ठभूमि में 1990 के दशक में एक नए संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। 1997 में एक संवैधानिक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस संवैधानिक सम्मेलन में नए संविधान के प्रारूप को, जो कि 18 अप्रैल 1999 को कैंटेंस और जनमत संग्रह की स्वीकृति के बाद 1 जनवरी 2000 को लागू कर दिया गया। इस नए संविधान ने 29 मई 1874 के संविधान का स्थान ग्रहण कर लिया। अब जब हम स्विट्ज़रलैंड के संविधान की बात करेंगे या उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे तो हम जनवरी 2000 में जो स्विट्ज़रलैंड का संविधान है वर्तमान समय में उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, मैं आपको कह रही हूँ कि हमने अभी तक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को देखा, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन को देखा, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, लेकिन स्विट्ज़रलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक अनूठा है। स्विट्ज़रलैंड में जैसे कि मैंने बताया कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में शासन की 2 प्रणालियां होती हैं, एक अध्यक्षात्मक, एक संसदात्मक। लेकिन स्विट्ज़रलैंड में आपको इसका भी एक अनूठा रूप देखने के लिए मिलेगा। विश्व के ऑलमोस्ट सभी देशों में अप्रत्यक्ष जो है प्रजातंत्र होता है, अर्थात जनता जो है वो अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को अपनी सत्ता सौंपती है शासन की, और जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन में भाग लेते हैं, शासन चलाते हैं और जनता अप्रत्यक्ष रूप से शासन में भागीदारी निभाती है। लेकिन ब्रिटेन में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, वहाँ पर जनता सीधे शासन में और कानून निर्माण में भी भाग लेती है। स्विट्ज़रलैंड में जनतंत्रीय सिद्धांतों का जो क्रियान्वयन है वो संसार के अन्य सभी देशों से अधिक पूर्णता और तीव्रता के साथ किया गया। यदि इंग्लैंड अपनी संसदीय शासन प्रणाली के लिए, अमेरिका अपनी संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है, तो स्विट्ज़रलैंड अपने प्रजातांत्रिक स्वरूप के लिए और अपनी अनोखी कार्यपालिका के लिए विश्वविख्यात है। स्विस नागरिकों में प्रजातांत्रिक भावना जो है वो प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। वो अपने देश की शासन प्रणाली में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। आज स्विट्ज़रलैंड विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रजातांत्रिक देशों में माना जाता है। प्राचीन समय में एथेंस का और आधुनिक समय में स्विट्ज़रलैंड का जो उदाहरण है वो सर्वाधिक प्रजातंत्रीय देश के स्वरूप को प्रस्तुत करता है।
स्विट्ज़रलैंड के संविधान की यदि विशेषताओं के बारे में हम बात करें तो सबसे पहली जो विशेषता है वो है स्विस संविधान का लिखित और निर्मित होना। दूसरी है इसका कठोर होना। तीसरी संघात्मक व्यवस्था का होना, गणतंत्र का होना, बहुल कार्यपालिका, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, निराली संसदीय व्यवस्था का होना, निराली व्यवस्थापिका का होना, अधिकार पत्र का होना, न्यायपालिका की दुर्बल स्थिति, गतिशील संविधान, अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण, उदार संविधान और धर्मनिरपेक्ष संविधान इसकी प्रमुख विशेषताओं में से गिना जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम स्विट्ज़रलैंड की विशेषताओं के बारे में। तो देखिए, मैं अभी भी आपको बता चुकी हूँ बार बार कि स्विट्ज़रलैंड का संविधान जो है वो विश्व में अपना एक स्थान रखता है। क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में कुछ जैसे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, बहुल कार्यपालिका, ये ऐसे इसके संविधान की विशेषताएं जो उसकी अनूठी प्रणाली को प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहली जो मैंने विशेषता बताई है कि स्विट्ज़रलैंड का संविधान निर्मित और लिखित संविधान है। देखिए बच्चों, जब हमने ब्रिटेन के संविधान को पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन का संविधान विकसित और अलिखित संविधान है। यानी ब्रिटेन का संविधान विश्व का एक ऐसा संविधान है जो कि किसी समय सीमा में किसी संविधान सभा के द्वारा ना निर्मित किया गया ना लिखित हुआ है। अपितु ब्रिटेन का संविधान परंपराओं और अभिसमयों पर आधारित निरंतर कार्मिक विकास का परिणाम है और इसके कुछ भाग 1215 का मैग्ना कार्टा या 1911 का संसदीय अधिनियम, 2-3 चीज़ों को छोड़कर इसके संविधान के शेष भाग को लिखा नहीं गया है। तो ब्रिटेन का संविधान जो है वो एक लिखित और निर्मित संविधान है। निर्मित मतलब एक संविधान सभा के द्वारा या किसी भी संस्था के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। मौलिक रूप से इसका निर्माण सन 1848 और इसके बाद इसमें एक मुख्य संशोधन 1874 में किया गया। निर्मित संविधान के लिए जैसा कि स्वाभाविक है कि ये एक लिखित संविधान होगा। उसका अधिकतर भाग लिखित कानूनों के रूप में है। इसमें 123 अनुच्छेद और 3 अध्याय आरंभ में थे। 18 अप्रैल 1999 को जनमत संग्रह द्वारा नए संविधान को अंगीकृत करके 1 जनवरी 2000 को इसे लागू किया गया और नए स्विस संविधान में 196 अनुच्छेद और 4 अध्याय एवं एक प्रस्तावना है। ये एक लंबा प्रलेख है। लंबाई में यह अमेरिकी संविधान से बड़ा लेकिन भारतीय संविधान से छोटा है। जब हमने भारतीय संविधान की बात की थी तो हमने भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक विशेषता ये बताई थी मैंने कि भारत का संविधान विश्व का सर्वाधिक व्यापक या बड़ा संविधान है, क्योंकि हमारे संविधान में ही सबसे ज़्यादा अनुच्छेद, भाग और अध्याय हैं। स्विस संविधान में निर्माता संघ सरकार और कैंटनों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विवरण चाहते थे। अतः उन्होंने संविधान में उन साधारण बातों का भी उल्लेख कर दिया जिन्हें सामान्य विधेयकों के अधिकार क्षेत्रों में रहना चाहिए था। स्विस संविधान में कैंटनों की शासन व्यवस्था का वर्णन नहीं है। लिखित होने के बावजूद भी इस संविधान में कुछ परंपराओं का भी विकास हो गया है। दूसरा है कठोर संविधान। वापस से एक बार रिपीट करती हूँ कि संविधान में संशोधन प्रणाली के आधार पर ये बताया जाता है कि अमुक देश का संविधान कठोर है और अमुक देश का संविधान उदार या सरल या नम्य है। हमने जब ब्रिटेन के संविधान को पढ़ा था तो हमने पाया था कि ब्रिटेन का संविधान जो है वो लचीला, उदार या नम्य संविधान है। ठीक है। जब हमने अमेरिका के संविधान को पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि अमेरिका का संविधान कठोर संविधान है या अनम्य संविधान है। जब हमने भारत के संविधान के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि भारत का संविधान न बहुत अधिक कठोर है न बहुत अधिक लचीला है, अपितु दोनों का मिश्रण है। तो ये हमने किस आधार पर कहा?
वहाँ पर प्रचलित संविधान में संशोधन करने की प्रणाली के आधार पर। जिन देशों में साधारण कानून और संविधान में संशोधन करने में के कानून में कोई अंतर नहीं होता, वहाँ कौन सा संविधान होता है? सरल या नम्य या लचीला। जहाँ पर संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है, कठोर प्रक्रिया अपनाई जाती है, वहाँ पर होता है कठोर संविधान या अनम्य संविधान। भारत में संविधान में जो संशोधन करने की प्रणाली है वो 3 प्रकार की है। कुछ विषयों पर साधारण बहुमत से संशोधन हो जाता है, कुछ विषयों पर बहुमत के लिए संसद के 2/3 सदस्यों की आवश्यकता होती है, और कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर संशोधन करने के लिए संसद के 2/3 सदस्यों के बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल की सहमति की भी आवश्यकता होती है। तो भारत का संविधान ना बहुत अधिक कठोर ना बहुत अधिक लचीला है। अब हम बात करते हैं स्विट्जरलैंड के संविधान की। तो स्विट्जरलैंड के संविधान को मैंने बताया कि स्विस संविधान एक कठोर संविधान है क्योंकि इसमें सरलता से संशोधन नहीं किया जा सकता। संशोधन करने के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया यहाँ अपनानी पड़ती है। संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा पास होना चाहिए और उसके बाद उसका समर्थन मतदाताओं और कैंटन्स के बहुमत से होना चाहिए। यही कारण है कि स्विट्जरलैंड का जो संविधान है उसमें 1 जनवरी 2000 से लागू होने के बाद 20 जनवरी 2005 तक केवल 5 संशोधन हुए। इस संबंध में प्रोफेसर केसी वेयर ने लिखा है कि यद्यपि स्विस संविधान कठोर है परंतु वहाँ के नागरिक लचीले हैं। तीसरी जो विशेषता है वो है संघात्मक शासन प्रणाली। वापस एक बार रिमाइंड कराती हूँ कि शासन प्रणाली एकात्मक होती है या संघात्मक होती है, जहाँ शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य के मध्य होता है, अर्थात शक्तियों का दोहरा शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, वहाँ पर होती है संघात्मक शासन व्यवस्था। और जहाँ पर शक्तियों का केंद्रीयकरण होता है अर्थात एक ही स्थान पर शक्तियाँ रहती हैं, वो होती है एकात्मक व्यवस्था। अमेरिका की यदि हम बात करें तो अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में शक्तियाँ केंद्र और राज्य के बीच या प्रांतों के बीच विभाजित है। इसी तरीके से हम भारत की बात करें तो भारत में भी संघात्मक शासन व्यवस्था है क्योंकि भारत में शासन की समस्त शक्तियाँ केंद्र और राज्यों के मध्य वितरित है। किंतु ब्रिटेन की जब हम बात करें तो ब्रिटेन का संविधान एकात्मक संविधान है क्योंकि वहाँ शासन की शक्तियाँ केवल केंद्र सरकार के पास है। तो शासन की शक्तियों के विभाजन के आधार पर ये कहा जा सकता है कि अमुक देश की शासन व्यवस्था एकात्मक है और अमुक देश की शासन व्यवस्था संघात्मक है। तो स्विट्जरलैंड की जो संघात्मक शासन व्यवस्था है वो अमेरिकी संघीय व्यवस्था की अपेक्षा कठोर है। इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण ये है कि अमेरिका में यदि जनता ने संविधान बनाया है तो स्विट्जरलैंड में कैंटनों ने बनाया है। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है, हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग इस संविधान को निर्दिष्ट और स्थापित करते हैं। परंतु स्विट्जरलैंड के संविधान में लिखा हुआ है, स्विट्जरलैंड के प्रभुसत्ताधारी कैंटन्स के लोग स्विस संघ का निर्माण करते हैं। स्विस संघ की कुछ विशेषताएं भी हैं, जैसे स्विस संघ में 20 पूर्ण और 6 अर्ध कैंटन्स शामिल हैं। ये कैंटन्स स्वेच्छा से सम्मिलित हुए हैं और चाहें तो ये संघ से निकल भी सकते हैं। अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो कैंटन्स के पास हैं। केंद्र और कैंटन्स के मध्य शक्तियों के वितरण की व्यवस्था है। यहाँ पर न्यायपालिका जो है वो सर्वोच्च स्थिति में नहीं है जैसा कि अमेरिका या भारत जैसे संघीय व्यवस्था वाले देशों में है। यहाँ पर स्विस जो संविधान है इसमें न्यायपालिका संघात्मकता की रक्षा नहीं करती है, जबकि अमेरिका और भारत
में न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक बनाया गया है। साथ ही साथ केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का निपटारा भी जो है वो न्यायपालिका करती है। लेकिन स्विट्ज़रलैंड में जो है न्यायपालिका को इतना अधिकार संपन्न नहीं बनाया गया है। न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी नहीं रखती है। स्विस संघ का निरालापन इस बात में है कि वह केवल राजनीतिक संघ न होकर एक सांस्कृतिक संघ भी है। इसमें अनेक भाषाई और धार्मिक विविधता वाले जातियों का संघ भी है। चौथी जो विशेषता है स्विट्ज़रलैंड के संविधान की, वो है गणतंत्र, रिपब्लिक। देखिए, एक होता है राजतंत्र और एक होता है गणतंत्र। जब हमने ब्रिटेन के संविधान को पढ़ा था तो हमने ये बताया था कि ब्रिटेन के संविधान में अभी भी राजतंत्रीय शासन व्यवस्था है, अर्थात वहाँ पर जो भी संवैधानिक शक्तियाँ हैं, यह शासन का संचालन जो है वो राजा के नाम से होता है, क्राउन के नाम से होता है। भारत जैसे देश में या स्विट्ज़रलैंड जैसे देश में शासन की व्यवस्था जो है वो है गणतंत्रात्मक, अर्थात यहाँ पर जो शासन का प्रमुख है वो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। शासन का जो अध्यक्ष है उसका उत्तराधिकारी जो है वो जनता के द्वारा चुनाव के माध्यम से आता है। लेकिन राजतंत्र में राजा और राजा के बाद वंशानुक्रम में उसका पुत्र या पुत्री सत्ता को धारित करते हैं। स्विस संविधान जो है वो भारत और अमेरिका की भांति गणतंत्रात्मक है। स्विस संघ में शासन का जो अध्यक्ष है वो एक निर्वाचित राष्ट्रपति होता है, परंतु स्विस राष्ट्रपति अमेरिका या भारत के राष्ट्रपति की तुलना में कम महत्वपूर्ण है। वास्तव में स्विट्ज़रलैंड में जो है जनता का राज है, प्रभुसत्ता जनता में निवास करती है। हंस हुबर ने लिखा है कि राजतंत्रीय ढंग से सोचना स्विट्ज़रलैंड के निवासियों के लिए एक विदेशी बात है। किसी भी शासक की शक्ति व सुविधाओं के लिए उसके हृदय में कोई गुंजाइश नहीं है। उसके लिए सब नागरिकों का मामला है। उसका संचालन न तो वंश परंपरागत आधार पर हो सकता है और न ही किसी एक निर्वाचित व्यक्ति को सुपुर्द किया जाता है। संविधान के द्वारा न केवल केंद्र में अपितु कैंटन्स में भी गणतंत्र की व्यवस्था की गई है। इसी तरीके से हुबर लिखते हैं कि स्विट्ज़रलैंड में राज्य सब नागरिकों का विषय है और उसका नेतृत्व न तो पैतृक हो सकता है और न ही निर्वाचित व्यक्ति के हाथों में सौंपा जा सकता है, अर्थात वहाँ शासन की जो सत्ता है वो एक तरीके से पूरी जनता में निवास करती है। आगे की जो विशेषताएं हैं वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।